हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरिदा मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करेंगे टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने इससे भी पहले भी लास्ट वीडियो में किए हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज़ हम चला रहे हैं। इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये टॉपिक आपके बीएससी और बीए, साथ ही साथ आपका एमएससी और साथ ही साथ बीकॉम, एमकॉम में ऑपरेशन रिसर्च के नाम से सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है और एमएससी में भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ एमबीए में भी इंक्लूडेड है। तो इन सभी कोर्सेज़ के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, आप इससे बेनिफिट उठाने के लिए शुरू से लेके आखिर तक, लास्ट तक कंटिन्यू देखिएगा। ये सीरीज़ हम जारी रखेंगे जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे, काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस जो सॉल्व किए हैं उनको। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपी सिस्टम। यहाँ पर एक सिस्टम दिया है, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी है। इसका हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, पहले आपको ये पता होना चाहिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता क्या है। तो स्टूडेंट, पहले फिजिबल सॉल्यूशन की बात करते हैं। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? क्वेश्चन में इन्वॉल्व जो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से इन्वॉल्व है, x1, x2 एंड x3। तो वेरिएबल, 3 वेरिएबल यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो 3 वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो इन सभी कंडीशंस को, इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हो, वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाती है। दैट इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट। अभी उसके बाद अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आपको दे रखी है, ये जैसे कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं? देयर आर 2 इक्वेशंस। और वेरिएबल कितने हैं? 2 इक्वेशंस हैं। और हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल यहाँ पर x1, x2, x3, 3 वेरिएबल्स हैं। तो स्टूडेंट, अगर हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि वेरिएबल कितने एक्स्ट्रा हैं इक्वेशन से? तो इक्वेशन से हमारे पास वेरिएबल एक्स्ट्रा है, वन वेरिएबल एक्स्ट्रा है। तो किसी एक वेरिएबल को हमें 0 वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन तभी सॉल्व हो सकती है जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल हों। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल को हमें 0 रखना पड़ेगा। तो वो 0 रखने के बाद, जैसे कि मान लीजिए मैंने x3 को 0 रख दिया और सॉल्व करके x1 और x2 की वैल्यू निकाल ली, तो वो जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। अगर जैसे आपने यहाँ पर x3 को 0 रखकर एक सॉल्यूशन निकाल लिया, मान लीजिए x3 को आपने 0 रख दिया। जैसे ही आप x3 को 0 रखेंगे तो ये इक्वेशंस का सिस्टम क्या बन जाएगा? पहला इक्वेशन बन जाएगी x1 = 1, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x3 को 0 रखने पर x2 = 4। तो ये जो सॉल्यूशन निकल कर आया है, ये सॉल्यूशन बेसिक भी कहलाएगा, यानी कि फिजिबल तो है क्योंकि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बनाया तो इनको सेटिस्फाई कर ही रहा होगा, और नेगेटिव भी कोई वैल्यू नहीं है, ये बात भी सेटिस्फाई है। तो सॉल्यूशन फिजिबल तो है, पर बेसिक हो जाने के लिए जो सॉल्यूशन निकल कर आया उसमें जिन वेरिएबल्स को आपने 0 नहीं रखा, दैट मीन्स जिनकी वैल्यू निकाली है, उन्हें कहा जाता है बेसिक वेरिएबल। तो उन बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट से बनने वाला कॉलम वेक्टर अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स उनके कॉलम से बनने वाला डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? बेसिक सॉल्यूशन भी कहलाता है, यानी कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है उस केस में। क्योंकि फिजिबल तो इसलिए है कि सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन नेगेटिविटी को भी। वो फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। बेसिक इसलिए हो गया क्योंकि जिन वेरिएबल को आपने 0 नहीं रखा था, यानी कि x1 और x2 को, उनके कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा, x1 के कोफिशिएंट से पहला इसमें कॉलम क्या बनेगा? फर्स्ट अगर इक्वेशन देखें तो उससे x1 का कोफिशिएंट आपको 1 दिख रहा है, सेकंड इक्वेशन से x1 का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। x2 का कोफिशिएंट अगर हम देखें, क्योंकि x2 हमने 0 नहीं रखा था, उसकी वैल्यू निकाली, तो x2 की का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 0 है, सेकंड इक्वेशन में x2 का कोफिशिएंट 1 है। तो ये जो आपका इक्वेशन मैट्रिक्स बनी, इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालें तो 1 × 0 1 हो जाएगा, और 0 × 0 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि 0 नहीं है। तो अगर ये 0 नहीं आता तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर? तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन का फाइंड आउट करना है। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए कितने पॉसिबल केस हो सकते हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, और मैंने आपको बताया एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है क्योंकि 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल, तो एक
वेरिएबल एक्स्ट्रा है, जब तक इक्वेशन के बराबर वेरिएबल नहीं होंगे तब तक सॉल्व नहीं होगा। तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो किसी एक को हमें जीरो रखना पड़ेगा। तो जैसे कि x3 को जीरो रखा तो एक सोल्यूशन निकल कर आ गया, ऐसे ही हम x2 को भी जीरो रख सकते हैं तो दूसरा से सोल्यूशन आ जाएगा, x1 को भी जीरो रख सकते हैं, एक तीसरा सोल्यूशन आ जाएगा। तो टोटल कितने सोल्यूशन यहाँ पर बेसिक सोल्यूशन पॉसिबल है इसके? 3 सॉल्यूशंस। एक x1 को जीरो रखने से आएगा जो, एक x2 से जो आएगा, एक x3 से जो आएगा। तो यहाँ से मैं आपको लोगों को दोस्तों फार्मूला बता देता हूँ कि अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं और m इक्वेशंस हैं तो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? वो हम निकाल सकते हैं NCM, ठीक है। ये NCM नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम एटमोस्ट निकाल सकते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन पर आते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है वो बताना है। तो आप चेक कर सकते हैं कौन सी वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर जाए और जिनके कोएफिशिएंट्स डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x1 की वैल्यू अगर हम 1, x2 की 4 और x3 की 0 रखते हैं तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि x1 की जगह पर तो 1 रखना है, x2 इसमें है ही नहीं, x3 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। लेफ्ट साइड सॉल्व करके 1 + 0 1 आ रहा है, राइट साइड के इक्वल। फिर सेकंड इक्वेशन में रखते हैं तो सेकंड इक्वेशन में x1 है ही नहीं, x2 की जगह पर हम 4 रखेंगे और x3 की जगह पे 0, तो ये भी सेटिस्फाई करके 4 आ रहा है। और नॉन नेगेटिविटी की भी कंडीशन सेटिस्फाई है, कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है। इट मीन्स ये तो इसका एक क्या सॉल्यूशन हो गया? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। बेसिक क्यों है? क्योंकि अभी हम डिटरमिनेंट चेक कर चुके हैं, वो नॉन जीरो आ रहा है। सेम इसी तरीके से एक बार अब x1 को इसने जीरो रखकर सॉल्यूशन निकाला है तो या तो सॉल्व कर लीजिए या इसको सेटिस्फाई चेक कर लीजिए। तो अगर हम x1 को जीरो रखते हैं तो यहाँ से सॉल्यूशन करके x3 की वैल्यू x1 जीरो रखने पर क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। तो 1/2 आ रही है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर x3 की वैल्यू रख देंगे 1/2 तो x2 आपका सोल्व करके 7/2 आ जाएगा। इट मीन्स ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन है क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है और दोनों ही इसे सॉल्व करके मिले। तो इस मीन्स बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी इज सेड टू बी नॉन डिजेनरेट। किसी भी एलपीपी का जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो नॉन डिजेनरेट कहलाता है। कब कहलाता है? जब कि क्या कहता है? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इफ़ कब कि जब इनमें से कौन सी बात सेटिस्फाई होनी चाहिए? नन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो, यानी कि जो बेसिक वेरिएबल है उनमें से कोई भी अगर जीरो नहीं है तो सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट कहलाता है। अब बात आती है बेसिक वेरिएबल, ये क्या ड्रामा है? तो देखो हमने डिस्कस किया था ना अभी कि जैसे हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो इसमें 2 इक्वेशन थी और 3 वेरिएबल थे, 2 इक्वेशन थी और 3 वेरिएबल थे, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा थी ना, तो एक वेरिएबल को हमें जीरो रखकर सॉल्यूशन निकालना था। तो अब आपने एक वेरिएबल जैसे यहाँ पर आपने x3 को जीरो रखा था और x1 x2 की वैल्यू निकाल ली थी, तो हो सकता था ये जो x1 x2 वेरिएबल हैं जिन्हें हम बेसिक वेरिएबल बोलते हैं, जिनकी वैल्यू निकलती है वो बेसिक वेरिएबल, जिनको जीरो रखा जाता है वो नॉन बेसिक वेरिएबल। तो यहाँ पर अगर हमारे ये बेसिक वेरिएबल में से एक भी वेरिएबल अगर ये भी जीरो आ जाता है इनमें से कोई सा भी एक, तो सॉल्यूशन जो होता है वो डिजेनरेट सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर ये जो बेसिक वेरिएबल है जिनको तुमने जीरो नहीं रखा, जिनकी तो वैल्यू तुम सॉल्व करके निकाल रहे हो, वो दोनों में से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं आती है, कोई भी जीरो नहीं आती है, तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? नॉन डिजेनरेट। तो अब ये क्या कहता है कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज सेड टू बी नॉन डिजेनरेट। किसी भी एलपीपी का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट कहलाएगा कब? जब बेसिक वेरिएबल यानी कि जिनकी तो आपने वैल्यू निकाली है वो क्या हो जाए? नन ऑफ दीज बेसिक वेरिएबल इज जीरो। कोई भी बेसिक वेरिएबल जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर नॉन डिजेनरेट है तो कोई जीरो नहीं आना चाहिए। कौन? बेसिक वेरिएबल, ठीक है। और नॉन बेसिक तो हम जीरो रखते ही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। इस एलपीपी का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इस एलपीपी का क्या होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एलपीपी है ये आपकी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी होगी इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो मैक्सिमम में है, ऑलरेडी है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये सारे राइट साइड ये जो रिक्वायरमेंट फैक्टर हैं ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जीरो या पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर वैसा है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि ये जो आपका कंस्टेंट है सारी इक्वालिटी में कन्वर्ट करनी होगी। तो यहाँ पर आपका लेस देन का साइन है तो इक्वालिटी कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा इक्वल बनाने के लिए, तो x1 - x2 और एक नया वेरिएबल हमने यहाँ पर x3 प्लस कर दिया जिसे कहा जाएगा क्या? स्लैक वेरिएबल, क्योंकि जो
यहाँ पर लेफ्ट साइड ऐड कर आ जाता है इक्वलिटी बनाने के लिए, उन्हें स्लैक वेरिएबल कहा जाता है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन की बात करें, इसमें x1 + x2 ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन है इट मीन्स लेफ्ट साइड ज़्यादा है, तो इक्वल करने के लिए हमें इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो x1 + x2 और इसमें हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल x4 प्लस माइनस कर दिया, सॉरी तो ज़्यादा है ना तो माइनस करना पड़ेगा, x4 माइनस कर दिया और ये इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब जो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये जो बना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया हमारा एलपीपी का। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, जिसमें एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में हो, दूसरी बात ये रिक्वायरमेंट वेक्टर पॉजिटिव हो, तीसरी बात ये जो सारी कंस्टेंट है ये हमारी इक्वलिटी में है, और चौथी बात ये सारे वेरिएबल जो है वो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में हो, कोई अनरिस्ट्रिक्टेड की कंडीशन ना हो। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। अब इसका हमें क्या निकालना है, हमें सॉल्यूशन के बारे में बात करनी है, इनिशियल सॉल्यूशन। अब इनिशियल सॉल्यूशन की बात क्या आती है यार फ्रेंड्स, यहाँ पर वो आती है कि आपके जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के, उनसे आपका यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम बनने चाहिए। जैसे x1 के कोफिशिएंट से 1 1 बन रहा है, यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम क्या होते हैं, ऐसे 1 0 0 1 इस टाइप के होने चाहिए। तो आपके 2 कॉलम बनने चाहिए क्योंकि 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो 2 कॉलम किस किस से बन रहे हैं, x1 से नहीं बन रहा क्योंकि 1 1 बन रहा है, x2 से नहीं बन रहा क्योंकि -1 x2 का कोफिशिएंट ऊपर है और नीचे 1 है, तो -1 1 बनेगा जो कि यूनिट मैट्रिक्स को। x3 से बन रहा है 1 और नीचे x3 नहीं है, इसका मतलब कोफिशिएंट 0, तो ये 1 0 इससे x3 से बन रहा है, तो इसका मतलब ये बन गया एक यूनिट मैट्रिक्स का कॉलम। दूसरा 0 1 भी बनना चाहिए, तो 0 1 आपका नहीं बनेगा, x4 से नहीं बनेगा क्योंकि x4 से तो ऊपर 0 है नीचे -1 है, तो 0 -1 बनेगा, पर हमें क्या चाहिए 0 1, तो इसका मतलब एक यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम की कमी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल ऐड कर देंगे जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल वेरिएबल, जिसे मैं x से बोल देता हूँ। एक नया वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल x से यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद अब क्यों ऐड किया, बस यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम बनाने के लिए। वैसे इक्वालिटी तो है यहाँ पर, बस ये आर्टिफिशियल वेरिएबल बस यूनिट मैट्रिक्स का कॉलम बनाने के लिए है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो आप जैसे ही आर्टिफिशियल वेरिएबल किसी भी एलपीपी में इंक्लूड होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एलपीपी को सॉल्व करने के लिए टोटल कितने मेथड है, पहला ग्राफिकल मेथड है, दूसरा आपका सिंप्लेक्स मेथड है। अब सिंप्लेक्स में भी क्या है कि सिंप्लेक्स के बाद अगर सिंप्लेक्स कोई भी एलपीपी के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता है तो वो क्वेश्चन सिंप्लेक्स से सॉल्व नहीं होता, फिर वो किससे सॉल्व होता है, टू फेस मेथड या बिग एम मेथड से। अब अगर हम इसे बिग एम मेथड से सॉल्व करने जाएं तो बिग एम मेथड क्या कहता है कि आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल इन्वॉल्व होते ही एलपीपी के ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक बहुत लार्ज नेगेटिव कॉस्ट वाली यानी कि -m कॉस्ट वाली आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पर ऐड कर देना एलपीपी में। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन नया बनाना है जिसमें बस आपको ये तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल के कोफिशिएंट में -m बहुत लार्ज क्वांटिटी है लगभग इनफाइनाइट, वो ऐड कर देना है। तो ये ऐड कर दिया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अब स्टूडेंट अगर हम देखें तो इसका सॉल्यूशन निकालना है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसी भी एलपीपी का कैसे निकालते हैं कि पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर जो यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम, किस किस के कोफिशिएंट से बन रहा है, x1 से तो नहीं बन रहा 1 1, x2 से भी नहीं बन रहा था, x3 से बन रहा था कोफिशिएंट 1 0 और एक अभी आर्टिफिशियल वेरिएबल x से जोड़ने की वजह से बन गया 0 1। तो आपके जो यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम बना रहे हैं कौन कौन बना रहे हैं यहाँ पर, एक तो x3 बना रहा है और एक बना रहा है हमारा x से, इनको आपको क्या रखना है, इनको छोड़कर बाकी सबको वैल्यू को 0 रख देना है क्योंकि इन्हें बेसिक वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पर बाकी सब कौन कौन से वेरिएबल बने, x1 x2 x3, ठीक, x1 x2 ये दोनों वेरिएबल आपके रिमेनिंग वेरिएबल हुए, इन्हें आपको 0 रखना है, x1 0 रखा और x2 0 रखा। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है, जो यूनिट मैट्रिक्स से कॉलम नहीं बना रहे हैं उनको 0 रखना है। तो आपने x1 और x2 को 0 रखा, x1 x2 को 0 रखा, x3 की वैल्यू ऊपर से फर्स्ट इक्वेशन से फिर निकल के क्या आएगी 0, और x4 को भी आपने 0 रखा है क्योंकि ये भी यूनिट मैट्रिक्स का कॉलम नहीं बना रहा था। तो आपका इसमें बचा सेकंड इक्वेशन में x1 0 रख दिया, x2 0 रख दिया, x4 0, तो क्या रह गया xa की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी स्टूडेंट सॉल्व करके, वो 3 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से ये एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकल गया। अब बात आती है, वो कहता है ये जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया है ये इनमें से क्या है, नॉन डिजेनरेट है, डिजेनरेट है, अनबाउंडेड है, नन ऑफ दीज है। अब ये कैसे चेक करें, उसके लिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये जो वैल्यूज निकल कर आई है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख कर आप देखिए। तो जैसे ही हम x1 की वैल्यू देख रहे हैं कितनी आई है हमारी 0, वो यहाँ रख देंगे, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर स्टूडेंट 0, वो यहाँ रख देंगे, और यहाँ पर xa की वैल्यू कितनी है 3, जैसे हम यहाँ रखेंगे तो ये -3m आ जाएगा, और m तो बहुत लार्ज क्वान्टिटी है यानी कि
इन्फिनेटिव, तो जब हम इन्फिनेटिव यहाँ पर रख देंगे तो 3 इंटू इन्फिनेटिव तो बहुत लार्ज क्वांटिटी आएगी, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। इट मीन्स ये वैल्यू बाउंड नहीं हो पाएगी, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगी। तो सॉल्यूशन कैसा हुआ? अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? गिवन दिस, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में दी है इक्वेशन एलपीपी। तो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दी हुई है। द मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे इनको इक्वेशन को इनटू करके मैट्रिक्स को इक्वेशन बनाएंगे तो क्या इक्वेशंस आपकी बनेगी? 1 इंटू x1, यानी कि x1 रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होती है ना, 1 इंटू x1 प्लस 2x2 प्लस x3 और इक्वल टू आपका 4। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 5। ये आपकी दो इक्वेशन आ जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कितनी इक्वेशंस हैं? दो इक्वेशन। वेरिएबल कितने हैं? 3। तो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन तब तक नहीं निकल सकता जब तक जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन ना हो जाए। तो इक्वेशन तो हमारे पास 2 है, पर वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो वेरिएबल कम कर सकते हैं, किसी एक को 0 रखना पड़ेगा क्योंकि एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ना, तो वो वेरिएबल एक्स्ट्रा कौन है? एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, वो तो वो कोई भी हो सकता है, तो हमें उसे 0 रखना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो हम x3 को 0 रख दें और फिर सोल्यूशन निकाल लें, या x2 को 0 रख दें फिर सोल्यूशन निकालें, या x1 को 0 रख दें फिर सोल्यूशन निकालें। तो टोटल कितने पॉसिबल केस बने? 3। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द आइसोकोस्ट मेथड यूज्ड इन सॉल्विंग एन एलपीपी इज़ नोन एज, किसी भी एलपीपी को सॉल्व करने के लिए जो आइसोकोस्ट मेथड है यानी कि आइसोप्रोफिट मेथड, वो किस तरीके से नोन किया जाता है, मतलब किस टाइप का सॉल्यूशन है? एनालिटिक मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इसका आंसर ग्राफिकल मेथड है। तो आप जानते हैं ग्राफिकल मेथड में 2 तरह के ग्राफिकल मेथड है, एक आइसोकोस्ट या आइसोप्रोफिट मेथड, आइसोकोस्ट या आइसोप्रोफिट मेथड, और दूसरा आपका कॉर्नर पॉइंट मेथड है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 2 मेथड हैं जो ग्राफिकल मेथड के अंदर आते हैं, आइसोकोस्ट मेथड और कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो आपको दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे कि कॉर्नर पॉइंट मेथड किस टाइप का मेथड है, वो ग्राफिकल मेथड है। आइसोकोस्ट मेथड किस टाइप का मेथड है? ग्राफिकल मेथड है। आइसोप्रोफिट भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग आइसोप्रोफिट लाइन मेथड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। तो यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन में बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है आइसोप्रोफिट मेथड का यूज़ करते हुए हमें इसका सॉल्यूशन बताना है, इस एलपीपी का कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो देख लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर जो दिया है वो दिया है z इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2, दैट इज मैक्सिमम का केस है आपका। ठीक है, उसके बाद कंस्टेंट आपकी क्या दी है यहाँ पर? कंस्टेंट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी कंस्टेंट हो जाती है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5 और x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 1 और x2 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये हमारी कंस्टेंट थी। अब इस एलपीपी के लिए हमें सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ये कंस्टेंट को देखते हुए, यानी कि इसका एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? ग्राफिकल मेथड से हम निकालते हैं। ग्राफिक आइसोप्रोफिट मेथड से बोल रहा है, आइसोप्रोफिट मेथड से निकालते हैं। तो आइसोप्रोफिट मेथड क्या कहता है? सबसे पहले आपको जो भी कंस्टेंट दी हुई है उन्हें इक्वलिटी में बदलना होगा, चाहे वो लेस देन इक्वल टू का साइन हो चाहे ग्रेटर का, हमें इक्वल लगा देना है, लाइन बना लेनी है। तो यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, इक्वल लगा दिया, तो ये कंस्टेंट आपकी आ जाएगी 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 5। दूसरी कंस्टेंट x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 1 थी, तो इसको इक्वालिटी में बदल लिया, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। और ये आपका x2 लेस देन इक्वल टू 2 था, इसे हमने इक्वल में बदल लिया, x2 इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमें लाइन मिल गई। अब इन्हें लाइनों को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ये मैंने x1 एक्सिस ले ली, यहाँ पर x2 एक्सिस ले ली। प्लॉट कैसे करेंगे? लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले ये पहली लाइन जो हमारी कंस्टेंट से बनी है इसके 2 पॉइंट निकाल लिए। एक बार x1 0 रख दिया, x2 की वैल्यू निकाल ली -5 आ गई। एक बार इसी में x2 0 रख दिया और x1 की वैल्यू निकाल ली 5/2। ऐसे इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में हमने एक बार x1 0 रख दिया, x2 की वैल्यू -1 आ गई। एक बार x2 को 0 रख दिया, x1 की वैल्यू 1 आ गई। तो ये 1 0 ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को लेकर हम लाइनों को ड्रॉ कर देंगे। जैसे पहली लाइन ये है, इसके 2 पॉइंट हैं, इन्हें प्लॉट कर लेंगे 0, -5। 0, -5 का मतलब क्या है? x0 x1 है, इसका मतलब x1 एक्सिस पर नहीं चलना। x2 -5, तो -5 कहाँ पर होगा? नीचे की साइड। तो यहाँ पर -1 -2
-3 -4 और ये हमने मान लिया -5, यहाँ कहीं पर -5 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, -5। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है 5/2, 5/2, 0, यानी कि इस बार x2 कोऑर्डिनेट 0 है। तो x2 कोऑर्डिनेट 0 है यानी कि x2 एक्सिस पर नहीं चलना, x1 एक्सिस पर चलना है। पॉजिटिव 5/2 है यानी कि राइट साइड चलना है। तो प्लस पॉजिटिव 5/2 मीन्स 2.5। तो यहाँ पर मान लिया जी ये 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया और हमें 5/2 का मतलब 2.5। तो यहाँ पर मान लिया हमारा 3 हो गया तो ये 2.5 यहाँ कहीं पर आ जाएगा। तो ये वैल्यू 5/2, 0। तो ये 2 पॉइंट आ गए। अभी हमें क्या कर देना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर देना है, क्योंकि लाइन के 2 पॉइंट मिल चुके हैं। तो लाइन को इन दोनों से मिलाकर ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करते ही लाइन की इक्वेशन यहाँ पर लिख देंगे। कौन सी इक्वेशन है ये, 2x1 - x2 = 5। ये इक्वेशन हमारी आ गई। अभी हम दूसरी लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं। एक इसके 2 पॉइंट हमारे निकाले 0, -1, एक पॉइंट। तो 0 x1 एक्सिस पर 0, तो x1 एक्सिस पर नहीं चलना, वो x2 पर चलना है, यहाँ पर -1 डिस्टेंस। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0, -1। और दूसरा 1, 0, 1, 0 कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, 0। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने, तो इसको ज्वाइन करते हैं, हमें ये लाइन मिल गई, ये लाइन मिल गई। ये कौन सी लाइन है, x1 - x2 = 1, ये लाइन आ गई। उसके बाद स्टूडेंट ये की कोई लाइन आती है, कंस्टेंट है हमारी x2 <= 2। इसे भी हमने इक्वल में बदला था, x2 = 2। तो ये एक लाइन आ जाएगी x2 = 2। बट स्टूडेंट ये लाइन ड्रॉ हमें करनी है, तो x2 = 2 लाइन कौन सी होगी, जो x1 एक्सिस के पैरेलल होगी और 2 डिस्टेंस पर होगी। तो वो लाइन यहाँ कहीं पर होगी, हो सकता है यहीं से होकर जाए, बट उसके लिए पहले हमें ये पॉइंट पता करना होगा, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं रफली। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो मैं अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो x2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से 2x1 में से x1 माइनस होगा तो आपका क्या बचेगा, x1 बच जाएगा। और यहाँ से 5 - 1 करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, 2x1 में से x1 माइनस हो गया, x1 आ गया, तो x1 = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x1 4 आ गया, x1 की वैल्यू आप 4 यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। x1 की वैल्यू 4 यहाँ पर रख दीजिए, तो आपको x2 मिल जाएगा। तो यहाँ से x2 कितना आ जाएगा, 4, और ये 1 इधर जाएगा, 4 - 1 3, तो x2 = 3 आ जाएगा। इट मीन्स ये वाला पॉइंट जो है वो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 3 है। इसके कोऑर्डिनेट के 4, 3 है, यानी कि इस पर x2 कोऑर्डिनेट 3 है। और हमें चाहिए कौन सी लाइन जो x1 एक्सिस से 2 डिस्टेंस पर हो। तो यहाँ 3 डिस्टेंस यहाँ हो रही है, तो 2 डिस्टेंस कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो ये आपकी लाइन आ जाएगी x2 = 2। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम यहाँ से देखेंगे कि फिजिबल रीजन कौन सा है। फिजिबल रीजन मतलब जो सारी कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे। इट मीन्स वो पोर्शन जो इसे भी सेटिस्फाई करे, इसे भी सेटिस्फाई करे, यानी कि ये वैल्यू आपकी <= 5 है, ये भी <= 5 है। तो अब ये पोर्शन हमें ढूंढना होगा। वो ढूंढने का तरीका क्या है स्टूडेंट, आपको देखना होगा ये जो आपने सारी लाइनें ड्रॉ करी हैं ये सब इक्वल लेकर ड्रॉ करी हैं, और हमें ढूंढना है लेस वाली और कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले भी पॉइंट चाहिए। तो वो पॉइंट कैसे मिले, अब जैसे ये कंस्टेंट है, इसमें x1 x2 की जगह पर आप 0 रख दीजिए, क्योंकि हम पहले चेक करेंगे कोई भी एक पॉइंट, जैसे ये वाली लाइन है 5 वाली कौन सी लाइन थी, ये वाली। इस लाइन के रीजन जो लेस देन वाला होगा या तो इधर होगा या इधर होगा, क्योंकि ये तो इक्वल वाला पॉइंट है जो इस पे है। हमें वो चाहिए जिनके लिए कंडीशन लेस वाली आ रही हो, तो वो पॉइंट पता करना है। तो उसके लिए हम इसके एक साइड का पॉइंट रख कर देखेंगे, जिस साइड के पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर जाएगा कोई भी एक, सारा रीजन उधर ही होगा, इसको सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट उस साइड होंगे। तो हम इसके एक साइड सिंपल सा ओरिजिन 0, सबसे सिंपल होता है, तो वो रख कर देख लेते हैं। x1 को 0 रखा, x2 को 0 रखा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये क्या है 5, तो क्या ये बात सेटिस्फाई हो रही है, 0 <= 5। तो बात बिल्कुल सही है। अगर सही है तो जिस साइड ये पॉइंट है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, किसे रखा था हमने, 0, उस साइड का रीजन इसको सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, तो एरो उस साइड लगा देंगे। तो हमारा इस कंस्टेंट को सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट इसके इधर इधर आएंगे। अब दूसरे कंस्टेंट के लिए बात करते हैं। दूसरे कंस्टेंट के लिए भी हम क्या कर लेते हैं, दूसरी लाइन हमारी ये है, इस पर सब इक्वल वाले पॉइंट है, पर हमें चाहिए लेस वाले, तो लेस वाले भी चाहिए, तो वो कहाँ होंगे, इसके इधर या इधर। अब सिंपल सी बात है कि एक पॉइंट उठा लो कोई सा भी, इधर का या इधर का, तो हम इधर का सबसे सिंपल ओरिजिन उठा लेते हैं। 0, 0 इसमें रख कर देखो, 0, 0 रखा तो ये क्या आ जाएगा,
0<1 आ जाएगा, x1 x2 को 0 रखा तो बात सही है, ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो इट मीन्स ये से सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स जिस साइड 0 0 है उस साइड रीजन बनेगा इस लाइन के। तो ये लाइन है, इसके इस साइड ओरिजिन इधर ये साइड है, तो यहाँ इसको सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट इसके इस साइड होंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि और एक और कंस्टेंट है हमारी x2<2। तो x2<2 कहाँ होगा, x2 2 यहाँ पर है, लेस चाहिए तो उससे तो ये वो नीचे होगा। तो इन सारी बातों को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा पोर्शन बना, जो इसके नीचे भी हो, इसके इधर भी हो, इसके इधर भी हो, और x1 x2 आपके पॉजिटिव भी थे यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारी बात को सेटिस्फाई करने वाला कॉमन रीजन ये बन जाता है, ये वाला रीजन कॉमन रीजन बन जाता है। अब आपसे कहा जा रहा है आइसोप्रोफिट मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो आइसोप्रोफिट मेथड से सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इसके लिए आपको प्रॉफिट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। प्रॉफिट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, प्रॉफिट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें 2x1 + 3x2। ठीक है, इसको पहले 0 रख दो। 0 रखते ही आपको यहाँ से इनका रेशो निकालना है x1 और x2 का। तो यहाँ से आप निकालेंगे x1/x2, सॉल्व करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। x1/x2 -3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको पहले प्लॉट करना है, -3/2 या 3/-2। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट x1 की वैल्यू आपने 3 ली और x2 की वैल्यू कितनी ले ली, मान लीजिए -2 ले ली। आपको इस रेशो में पॉइंट लेने हैं, कोई सा भी ले सकते हैं आप, चाहे तो यहाँ पर 6 और 4 भी ले सकते हैं क्योंकि 6 और 4 का रेशो भी तो 3/2 आएगा। ठीक है, तो कोई सा भी ले सकते हैं, बस इस रेशो में आना चाहिए। तो 3, हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। तो 3, पॉइंट लेंगे, कहाँ पर होगा, x1 3, x1 की वैल्यू 3 कहाँ आएगी, 1 2 3 यहाँ पर आ गई, और x2 की वैल्यू -2 कहाँ होगा, 1 और 2 नीचे की साइड। तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इस पॉइंट को आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट आपका 3, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देना है। ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को कहा जाता है क्या, आइसोप्रोफिट लाइन या आइसोकोस लाइन। क्या आइसोप्रोफिट या आइसोकोस लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पूरी लाइन पर जितने भी जो भी पॉइंट होंगे उनको अगर आप जेड पे रखेंगे तो जेड की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम आएगी, इसलिए इसे आइसोकोस लाइन या आइसोप्रोफिट लाइन कहा जाता है। अब हमें क्या करना है, अब आइसोकोस लाइन के अकॉर्डिंग अगर एलपीपी को सॉल्व करना है तो अगर आपका मैक्सिमम की प्रॉब्लम है तो आपको इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाना है, और जब ये इसके रीजन फिजिबल रीजन, ये जो आपका शेडेड रीजन बना है जो सारी कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसे कहा जाता है फिजिबल रीजन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारी कंस्टेंट को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंटों का कलेक्शन है। और मैंने आपको बताया था सारे पॉइंट या सारी वैल्यूज़ जो सारी कंस्टेंट को और नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, उन वैल्यूज़ को क्या कहा जाता है, फिजिबल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये फिजिबल रीजन है जो कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें से हम ढूंढेंगे मैक्सिमम वैल्यू जेड की किस पर आ रही है, तो उसके लिए हमें ये प्रॉफिट लाइन को आगे बढ़ाते चले जाना है इसके पैरेलल। तो इसके पैरेलल अगर हम इधर चलेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा जेड की वैल्यू। तो आपको देखना है लास्ट कॉर्नर कौन सा है जहाँ पर जाकर ये पैरेलल लाइन मीट कर रही है, तो ये वाला कॉर्नर। इट मीन्स यहाँ पर इसका एलपीपी का सॉल्यूशन मिलेगा इस कॉर्नर पर। और इस कॉर्नर पॉइंट को देख रहे हैं आप, किस किस का सॉल्यूशन है, कौन कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट करके बन रहा है, x=2 ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। ये वाली लाइन हमारी कौन सी थी, ये वाली लाइन हमारी स्टूडेंट थी x1 - x2। तो इसका मतलब x1 - x2 = 1 और x2 = 2। इन दोनों को सॉल्व करके हमारा वैल्यू आएगी इस पॉइंट की जहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x2 की वैल्यू आप यहाँ पर 2 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, x1 = 3 आ जाएगा। तो ये हमारा एलपीपी का सॉल्यूशन पॉइंट हो गया। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि z की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको x1 x2 मिल गए हैं। अब ये x1 कितना मिल गया, 3 मिल गया, x2 आपको 2 मिल गया। तो ये आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पर रख दीजिए। तो x1 की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 3 मिली है, तो यहाँ पर रख दीजिए, x1 की जगह पर 3 रख दीजिए, और x2 की जगह पर कितनी वैल्यू मिली है, 2 मिली है, तो वो यहाँ पर रख दीजिए 3 × 2। तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6। तो ये आपका सॉल्व करके यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 + 6 12 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ 12 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका ये ऑप्शन ही रॉन्ग है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर 0 दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है। इसका आंसर क्या होगा, 12 होगा। ऑप्शन ही नहीं दे रखा 12 का। हो सकता है यहाँ पर आपका 2 ना होकर 12 हो, तब ये आंसर करेक्ट हो जाता। ठीक है, बट आप आंसर ही यूनिवर्सिटी ने आपको यहाँ 0 दिया था जब ये क्वेश्चन पेपर आया था।
ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस किया। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।